हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस 1 चैप्टर नंबर 6 पर प्रकाश का परावर्तन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। आपका पूरा जो है इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस किए गए हैं, कृतियाँ जो हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, और इसके साथ साथ लास्ट में स्वाध्याय और न्यूमेरिकल्स जो उदाहरण हल करना है वो और सूत्र के बारे में भी बताया जाएगा। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहले से जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है। तो ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि प्रकाश जब किसी भी पृष्ठभाग पर पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये पृष्ठभाग है और इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से टकराने के पश्चात ये वापस चला जाता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप अपने किसी मिरर पर, समतल दर्पण पर या कांच पर या आपकी घड़ी के कांच पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित होकर उसका कहीं ना कहीं जो प्रकाश दूसरी जगह जाता हुआ दिखता है। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रॉपर सेंटेंस में कहना चाहे तो वही है कि जिस क्रिया में पृष्ठभाग पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें उस पृष्ठभाग से वापस मुड़ जाती हैं, उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर इसी में दूसरा दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः देखिए 2 नियम दिए गए हैं और यहाँ पर क्या है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पहला नियम है कि प्रकाश आपतित किरण, जब कोई भी प्रकाश परावर्तित होता है तो इस किरण को जो आती हुई रहती है इसको आपतित किरण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण मतलब जो इस पृष्ठभाग से टकरा कर जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब, पृष्ठभाग से आपतन बिंदु जहाँ पर ये टकराती है इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और खींचे गए अभिलंब, अब हम यहाँ पर मान लीजिए ये इस पर एक अभिलंब मान लिया जाए, 90 अंश का कोण समझ लिया जाए, इसको अगर अभिलंब मान ले तो खींचे गए अभिलंब के विपरीत होती है और प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही प्रतल में, यहाँ पर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर पड़ा है, एक ही प्रतल पर पड़ा है, तो एक ही प्रतल पे होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि आपतन कोण तथा परावर्तन के कोण या माप समान होते हैं, मतलब कि ये जितने एंगल से इधर गिरेगा परावर्तित भी उतने ही एंगल से होगा, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप हमेशा समान होता है, इक्वल होता है। तो ये 2 जो है नियम है मुख्यतः। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो गया। इसके बाद हम सीधा जाएंगे इस चैप्टर के स्वाध्याय पे। स्वाध्याय में, इस चैप्टर के स्वाध्याय में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे स्वाध्याय में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया है, कथन को सिद्ध करना है, दूसरा प्रश्न रहेगा। तीसरे में सही उत्तर चूज करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो करना है, और उसके बाद उदाहरण हल करने हैं। तो सारे पार्ट्स हम आपको एक एक करके समझाते चले जाएंगे। तो चलिए देखिए पहला इसमें क्या दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्या पार्ट है कि प्रकाश से आगे जाने वाले डैश पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो प्रकाश से आगे जाने वाले जो है अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, वेग पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेग, वेलोसिटी, वेग पर निर्भर करता है। तो ये इसका स्पष्टीकरण भी करना है, तो स्पष्टीकरण भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वेग पर अपवर्तनांक निर्भर होता है, और स्पष्टीकरण में होता है कि ये सूत्र है जिसका निरपेक्ष पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग। यहाँ पर वेग अर्थ है कि किस परिणाम में जो है प्रकाश आती है, तो इस बात पर जो है इसका ये स्पष्टीकरण आप कर सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश के एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाते समय बदलने की प्राकृतिक घटना को क्या कहते हैं। तो जब भी प्रकाश एक पारदर्शक दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसे संचरण की दिशा कहते हैं, संचरण की दिशा ये बोलते हैं। इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर बुक में भी क्या दिया है कि संचरण की दिशा, क्योंकि प्रकाश में एक दूसरे माध्यम में जब जाती हैं तो वो दिशा एक प्राकृतिक घटना होती है, इसलिए इसको अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए सिद्ध करना है कि यदि किसी कांच के आयताकार गुटके पर आने वाली प्रकाश की किरण का आपतन कोण आई हो और उस गुटके से बाहर निकलते समय उसका निर्गत कोण ई हो, तो I = E, ये हमें सिद्ध करना है, इस कथन को प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आपको कुछ एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में क्या दिया है, बुक में देखते रहिए कि क्या दिया, किसी कांच के आयताकार गुटके। तो ये मान लीजिए कि कांच का एक आयताकार गुटका है, ठीक है। इसमें गुटके पर आने वाली प्रकाश के किरण का आपतन कोण आई है। तो ये जो आपतन कोण आपको दिख रहा है ये आई है, यहाँ पर देखिए इसका मान आई लिखा हुआ है। उसके बाद और उस गुटके से बाहर निकलते समय फिर यहाँ से प्रकाश जो है पड़ा है, अपवर्तित हुआ, फिर ये जब बाहर निकला तो ये जो अपवर्तित हो रहा है, निर्गत कोण जो हो रहा है वो ई हो जाता है। निर्गत होने पर ये क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि आई इज इक्वल टू ई होता है, ये प्रूव करना है। तो देखिए, पहला माध्यम, यहाँ पर दो बातें आपको समझनी पड़ेगी कि एक होता है, पहला क्या होता है, एक होता है हवा से ग्लास में, मतलब ये कांच का गुटका है तो इसको ग्लास बोलेंगे, तो और ये हवा माध्यम है। हवा के माध्यम से जब ग्लास के माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो हवा के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक, इसको लिख सकते हैं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब कि GNA, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर। हवा, यहाँ पर देखिए हवा में से जब कांच में गया तो ये आई और आर है, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर हो गया। फिर दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हवा के जब कांच में से जब हवा में वापस ही प्रकाश आ रहा है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक ई हो जा रहा है। उसके बाद दूसरा, ये पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना हो जा रहा है, साइन I1 बटे साइन आर की जगह ई हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, I1 और यहाँ पे G, तो यहाँ पे कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जा रहा है, I और G हो जा रहा है। लेकिन हमें ये भी पता है कि चूंकि हम जानते हैं कि G हवा के सापेक्ष GNA बराबर 1/ANG ये होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर GNA का मान कितना दिया हुआ है, GNA बराबर पहले समीकरण से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1/ANG का मान कितना दिया है, साइन आई 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ई। तो ये ई ऊपर जाएगा तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन ई बटे साइन R1। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई, ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसके साथ जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर साइन ई हो जाएगा। और जब इसके साथ इसकी तुलना करेंगे तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन I1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन I1 है तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर साइन नहीं रहा तो I इज इक्वल टू ई, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर I1 हो जाएगा। ये दो चीज़ें हुई तो हमें प्रूफ यही करना है, तो ये हमारा इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजीली, आपको पूरे एक स्क्रीन में यहाँ पर पहला समीकरण से इसके यहाँ तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल दिया है कि इंद्रधनुष यह प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन इन तीन प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रीकरण है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को समझ लेंगे। उसके बाद ये घटना इंद्रधनुष के बनते समय तीनों एक ही साथ कैसे होती हैं उस बात को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो पहला दिया है यहाँ पर क्या है, प्रकाश के विक्षेपण। तो प्रकाश के विक्षेपण के बारे में, इंद्रधनुष में प्रकाश का विक्षेपण होना का मतलब होता है कि जब किसी द्रव्यात्मक पारदर्शक माध्यम से प्रकाश जब गुजरता है तो प्रकाश का अपने घटक रंगों में पृथक होने की परिघटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ये एक परिभाषा हो गई। ठीक है, ये विक्षेपण समझना है आपको कि जब भी प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरता है तो वो अपने घटक रंग में जो है फैल जाता है। उसके घटक रंग जो है 7 रंग होते हैं, जैसे वो 7 रंग का लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी,
और ये इस क्रम में जो है वो इस तरीके से इस क्रम में वैज्ञानिक जो है एक तरंगदैर्ध्य होता है उस बेसिस पे आगे बढ़ते रहते हैं। और इस घटना में जो रंगों की पट्टी बनती है प्राप्त होती है उस पट्टी को वर्ण क्रम कहते हैं। तो इस तरीके से ये दो चीजें हो गई। अब दूसरा था अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन समझ लेते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन समझना है तो जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करता है या माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में तिरछे आपतित होती है मतलब आती है, तब उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहती है। मतलब जब भी प्रकाश देखिए इस माध्यम से, यहाँ पे इस डायग्राम से वही डायग्राम है कि जब प्रकाश एक माध्यम से मतलब ये हवा से कांच में आ रहा है तो यहाँ से देखिए ऐसे आके ऐसे जाना चाहिए इसको, लेकिन उसके संचरण की दिशा इधर थोड़ी सी झुक जा रही है तो ये परिवर्तित होते हैं। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन होंगे। अब तीसरा दिया है कि आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब भी प्रकाश जो है किसी सघन माध्यम से, जैसे ये पानी भरा हुआ है यहाँ से प्रकाश स्रोत जलाते हैं और प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है यानी हवा में जाता है और आर का मान जो है 90 अंश से अधिक हो तो प्रकाश क्या होता है, प्रवेश न करते हुए प्रकाश अपवर्तन जब उसका होता है तो वो वापस प्रकाश अंदर की ओर चला होता है, पूर्ण रूप से परावर्तन होता है अंदर की तरफ। तो इस प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि जब आर का मान 90 से तो प्रकाश विरल माध्यम प्रवेश न करते हुए प्रकाश उसका पानी में पूर्ण रूप से परावर्तन नहीं होता, इसे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर कौन सा है। जैसे दिया है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में तारों के समय समय पर होने वाले विस्फोट, तारों के प्रकाश का वायुमंडल में होने वाला अवशोषण, तारों की गति और वायुमंडल में वायु का परिवर्तन होने का अपवर्तनांक। तो ये वायुमंडल में जो वायु का परिवर्तित अपवर्तनांक होता है ये चौथा वाला आंसर राइट होगा। फिर दूसरा क्या दिया है कि सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, तो सूर्य क्षितिज से हमें थोड़ा दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये दूसरा वाला आंसर सही होगा। फिर तीसरा इसी में दिया हुआ है कि कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 हो तो हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखा क्या दिया, कांच का हवा के सापेक्ष, तो ANG कितना है 3/2 है। तो फिर बोल रहा है कि हवा का कांच के सापेक्ष यानी कि GNA कितना होगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, ANG बराबर 3/2 तो GNA बराबर 2/3। तो ये वाला ऑप्शन चौथा वाला राइट होगा। तो इस तरीके से ये हमारा तीनों था। आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा दिया है कि निम्नलिखित उदाहरण हल कीजिए। ये उदाहरण हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ जो है आते हैं एग्जाम में कारण बताओ में, तो उसको समझ लेते फिर आगे हम बढ़ेंगे। जैसे यहाँ आपके बुक में पेज नंबर 74 पर दिया है स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल के नियम पढ़ लेते हैं कि sin I बटे sin R बराबर स्थिरांक बराबर n। जो n ये मान होता है इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, जहाँ पर स्थिरांक n को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को ही स्नेल का नियम कहती हैं। तो ये बस आपको याद करना है, छोटा सा 1 नंबर में पूछता है। दो माध्यमों की सीमा अगर लंबवत हो आपतित बराबर 0, उसी रेखा पर आगे R का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं अगला छोटा सा प्रश्न। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 78 पर दिया है कि आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ये डायग्राम देखिए कि आंशिक परावर्तन मतलब जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश जाता है यहाँ पर टकराकर वापस पूरा नहीं आता, थोड़ा सा भाग बाहर निकल जाता है और थोड़ा सा वापस आता है, तो इसको आंशिक परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश स्रोत जब R का मान 90 अंश से बड़ा रहता है और यहाँ से जाके पूरा का पूरा अंदर चला आता है तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आंशिक परावर्तन है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो इसको डेफिनेशन में लिखना हो तो जब लिख सकते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है। यहाँ पर सघन माध्यम जो है ये पानी है और विरल माध्यम हवा है, ये जो है वाटर वाला और ये एयर वाला पार्ट है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो क्या होता है, परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में पुनः लौट आता है। तो ये कुछ भाग जो है
अपनी भाग में लौट आता है, इसी को आंशिक परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते समय आर आपतन कोण आई की अपेक्षा अधिक होता है, तो विशिष्ट मान आर के लिए जब 90 अंश हो तो इस विशिष्ट को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। और इससे अधिक आपतन कोण वाली, यहाँ पर देखिए क्रांतिक कोण भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से उसको अभी डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए साथ में। किरणों के लिए आर का मान 90 से अधिक संभव न होने के कारण भी किरणें सघन माध्यम में पुनः लौट आती हैं, इसी प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे साइन आई जब आर का मान 90 अंश हो तो साइन आई इस समय आई क्रांतिक कोण होता है। आई का मान क्या होगा, जब आर का मान 90 अंश होता है तो आई क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। तो यहाँ देख लीजिए, ये परिभाषा आपके सामने है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते समय जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन का मान 90 अंश होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैंने दिखा दिया। ये परिभाषा याद कर लीजिए। और ये देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा है, और यहाँ पर ये पूरी परिभाषा आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर आंशिक परावर्तन की अब डेफिनेशन दे दिया है, ये इसे कर लेंगे। उसके बाद आपके बुक नंबर 77 पेज पर दिया हुआ है कि जब दो प्रिज्मों को हम आप कराएंगे तो उस समय निर्गत प्रकाश कैसे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब एक प्रिज्म लो और उसमें श्वेत के प्रकाश की किरणें टकराते हैं तो इस तरीके का सिचुएशन होगा कि ये जो है श्वेत प्रकाश टकराने के पश्चात कई रंगों में क्या वर्ण विक्षेपण होगा, और फिर दूसरा प्रिज्म इस पोजीशन में रखेंगे तो ये सारे प्रकाश जो है मिलकर एक श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, क्या होगी, ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि अगर झूमर में जो है एलईडी टंगस्टन बल्ब लगाने या एलईडी बल्ब लगाने से कैसा वर्णक्रम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए